सेक्स, ये शब्द सुनते ही इंडियन आदमी घबरा जाता है, सकुचा जाता है, इधर उधर देखता है, झिझकता है। और इसी झिझक में हमने चाइना को पार करके वर्ल्ड के नंबर 1 जनसंख्या वाले देश हो गए। स्वागत है आपका इंडिया में। आज की डेट में भैया हमारे पास सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा युवा लोग हमारे यहाँ पे है। पूरे वर्ल्ड का एक बड़ी से बड़ी एजेंसी का मानना है कि आने वाले 25-50 साल भारत के हैं। भारत बहुत आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी में 3rd नंबर पे आएगा, हो सकता है दूसरे पे आ जाए, क्या पता पहला भी टच कर जाए। इन सभी बातों पे मेरे को कोई शक नहीं है, बल्कि मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन हाँ, एक चिंता का भी विषय है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतने लोगों को रोजगार कैसे देंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा, स्कूल का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को संभालेंगे कैसे, हमारा अर्बनाइजेशन कैसे होगा। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन के दम पे कैसे विश्व को जीता था, और क्या भारत के पास भी वो मौका है? और अगर भारत के पास वो मौका है तो भारत को आगे बढ़ने के लिए कौन सी 4 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो चाइना के जैसे जग को जीत पाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे चाइना की, इंडिया की ग्रोथ की, उसमें आने वाले चैलेंज की, और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उन सभी बातों पे। तो बहुत गहरा और डीप वीडियो होने वाला है, और मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आपका सजेशन चाहिए, ताकि आपस में डिस्कस कर सके और इन चेंजेस को ला सके। तो कौन से सेक्टर जबरदस्त परफॉर्म करने वाले हैं, किस तरह के व्यापार को फायदा होगा, आम आदमी की जिंदगी में क्या सुखद बदलाव आएगा और क्या चैलेंज आएगा, कैसे आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना है। और ये वीडियो ऐसा नहीं कि व्यापारी या स्टूडेंट के लिए, हर एक भारतीय के लिए। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं भारत के नंबर 1 पॉपुलेशन वाली कंट्री होने के इस फैक्ट का एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे चाइना अपनी पॉपुलेशन के दम पे वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। 1950 से जनसंख्या का आंकड़े रखने की शुरुआत हुई है, और तब से लेके अब तक चाइना नंबर 1 है। पहली बार ऐसा इंसिडेंस है कि चाइना नंबर 1 से सरका है, और ये तो काउंटिंग की बात है कि जब से काउंट चालू हुआ है, ऐसा माना जाता है पिछले 200 साल से चाइना ही वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेशन वाला देश है। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा वर्कफोर्स होगी, तो ज्यादा कंजम्पशन होगा, तो ज्यादा ग्रोथ होगी, ऐसा सब मानते हैं। लेकिन ग्रोथ नंबर से नहीं आती, क्वांटिटी से नहीं आती, क्वालिटी से आती है। ज्यादा लोग होने से कुछ नहीं होता, ज्यादा लोगों के काम करने से होता है। इससे फर्क पड़ता है कि आपके पास युवा कितने हैं, आपके पास काम करने वाले लोग कितने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें से कितने लोग काम कर रहे हैं। चाइना की ग्रोथ की शुरुआत हुई 1976 में, जब चाइना में लिबरलाइजेशन हुआ। कम्युनिस्ट कंट्री थी, लेकिन उद्योग धंधे को वरीयता नहीं देते थे। 1976 में कहा नहीं यार भैया, इस चीज पे भी ध्यान देना है। तो 1976 से ये लोग चालू हुए। बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, बहुत ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन थी, और युवा लोग थे। तो इन्होंने डिसाइड किया क्या करें, तो इन्होंने एक चीज पकड़ ली, मैन्युफैक्चरिंग, कि भैया पूरे वर्ल्ड के लिए सामान बनाएंगे और बहुत सस्ती रेट पे बनाएंगे। और ऐसे करके अपनी यंग वर्किंग पॉपुलेशन के दम पे ये चाइना पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया। जब फैक्ट्री बना तो भैया जीडीपी बढ़ी, फाइनेंशियल ताकत बढ़ी, लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ी, और एक आम चाइनीज व्यक्ति गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर आया और मध्यम वर्ग में हुआ, उसकी इनकम अच्छी हुई, वो खर्चे करने लगा, तो विकास और बढ़ा और जीडीपी और बढ़ी। तो राहुल जी, ऐसे तो चाइना ग्रोथ कर रहा है, आगे भी ग्रोथ कर देगा। नहीं साहब, चाइना के पास जो एडवांटेज था वो गया। जब चाइना ने चालू किया था, उसकी जो एवरेज एज थी वो थी 28 साल के आसपास। अब चाइना की एवरेज एज हो गई है 38 साल। चाइना की 14% जनसंख्या ऐसी है जिनकी उम्र 65 से ऊपर निकल गई। 20 करोड़ से ज्यादा लोग चाइना में ऐसे हैं जो भैया अब काम नहीं करते, पेंशन मांगते हैं। 1950 से जब से जनसंख्या की गणना चालू हुई थी, 1960 में एक बार इनकी जनसंख्या कम हुई थी, वहां पे बाढ़ वगैरह आ गई थी उस चक्कर में। उसके बाद पिछले साल जाके पहली बार चाइना की जनसंख्या गिरी है। तो चाइना की पहली बार गिरी है, और आगे भी गिरती रहेगी। राहुल जी, ऐसे कैसे कह रहे हो गिरती रहेगी? क्योंकि भाई साहब, एक होती है फर्टिलिटी रेट, कि भैया आप एक व्यक्ति या एक महिला अपने जीवन भर में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। 2.1 इज द स्टैंडर्ड रेट, कि अगर 2.1 रेशियो है, इसका मतलब है कि जनसंख्या स्थिर रहेगी। इसको रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, कि अगर एक महिला 2 बच्चों को जन्म देगी तो इतने ही लोग एक्सपायर हो जाते हैं, इतने ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो ओवरऑल किसी भी देश की जनसंख्या स्थिर रहेगी। अगर 2.1 से ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ती रहेगी, और 2.1 से कम है तो जनसंख्या घटती रहेगी। चाइना की है 1.18, यानी अब चाइना का ग्राफ ऐसे नहीं ऐसे है। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सन 2100, यानी आज के 73 साल बाद 2100 में हमारी जनसंख्या चाइना से डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, चाइना का गेम ओवर? मैं ये नहीं कहूंगा गेम ओवर, पर हाँ, वो जो ग्रोथ का दौड़ था, बम्पर दौड़, वो दौड़ खत्म। वो जो दौड़ चाइना ने लगाई थी, वो दौड़ अब इंडिया लगाएगा। कैसे, उसके डेटा सुनो। चाइना लिबरलाइज हुआ 1976 में, हम हुए 1991 में। हम 15 साल इनसे डिले हैं, ठीक।
यानी आज हम जहां खड़े हैं चाइना 15 साल पहले खड़ा था। तो 2008 में चाइना की जो जीडीपी थी वो थी 4.5 4.5 ट्रिलियन, हमारी आज है 3.5 ट्रिलियन। तो चाइना 4.5 से 15 साल में हो गया 18 ट्रिलियन। तो अगर इसी रेट को हम लें तो हम भी जा सकते हैं 14 ट्रिलियन अगले 15 साल में, जो कि बहुत बड़ी बात है। चाइना की उस समय एज थी 28 साल, हमारी भी एज है 28 साल। चाइना के पास थी वर्किंग पॉपुलेशन मैक्सिमम, हमारे पास भी है वर्किंग पॉपुलेशन मैक्सिमम। तो जो चाइना के सारे प्लस थे वो सारे प्लस हमारे पास भी खड़े। तो जैसे चाइना ग्रोथ किया वैसे ग्रोथ हम भी कर सकते हैं। और जिस रेट से अभी चल रहे हैं 2030 तक तीसरा तो पक्का है, मतलब जर्मनी जापान को तो पछाड़ के तीसरे नंबर पे तो आ ही जाएंगे 2030 तक, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो राहुल जी जब सब चंगा सी तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है वो डिस्कस करते हैं। पहली दिक्कत है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। भैया एक एस्टीमेट कहता है कि 2040 तक भारत में 27 करोड़ नए रोजगार उत्पन्न होने चाहिए। नीति आयोग कहता है हर महीने 10 लाख से ज्यादा युवा जॉब मार्केट में आता है जॉब मांगने, पर हम हर महीने 2 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट कर ही नहीं पा रहे। तो 8 लाख तो वैसे ही बेरोजगार है, तो साल में 1 करोड़ लोग तो वैसे ही बेरोजगारी की काउंटिंग में इकट्ठे होते जा रहे हैं, और ये फिगर आगे जाके बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कुछ लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, जिनको 40,000 मिलने चाहिए 25,000 में कहीं जीवन काट रहे हैं, जिनको 25 मिलना चाहिए वो 12-13 में लगे हुए हैं। कई लोग खेत में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, उनको लग रहा है कि ठीक है सीजन में काम कर लेंगे, 8 महीने ताश पत्ता ही खेल लेते हैं। कई लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, वो इस भ्रम में है कि कुछ कर रहे हैं बट वो कर ही नहीं रहे। जहां तक बात है एजुकेशन की, डिग्रियों की तो वर्थ ही नहीं है। जो स्किल आप लेके आ रहे हो, जो स्किल आपने सीखा, उस स्किल की कॉर्पोरेट को जरूरत नहीं है, और कॉर्पोरेट को जो चाहिए वो तो आप लेके ही नहीं जा रहे हो। आधे से ज्यादा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल है। इंडिया में एक तरह का लर्निंग क्राइसिस है कि भाई साहब सीखने की सबको जरूरत है पर सीखना कोई चाह नहीं रहा है। एक और बेरोजगारी के आंकड़े की बात की जाए, वुमेन, चाइना में वुमेन का इकोनॉमी में 40% कंट्रीब्यूशन है, मतलब जितने आदमी करते हैं महिलाएं भी बराबर का काम करती है। इंडिया में जनसंख्या में तो महिलाएं 48% है, बट कंट्रीब्यूशन के टाइम पे सिर्फ 17% कंट्रीब्यूट करती है। तो बेरोजगारी 2 लेवल पे, मेल में तो है ही है, वहां पे चाइना में तो मेल भी काम कर रहा है, फीमेल भी काम कर रहा है। यहाँ पे भैया फीमेल तो छोड़ ही दो, मेल की नौकरी की जरूरत नहीं हो रही। इंडिया में ओवरऑल जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो है 39.8, यानी लगभग 40%। तो जितने लोग काम कर सकते हैं या जितनों को काम करना चाहिए उसमें से सिर्फ 40% कर रहे हैं। 60% या तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक पीओ के फॉर्म भर रहे हैं, या टिकटॉक खेल रहे हैं, या जाने क्या कर रहे हैं। अब आपके मन में टेंशन होगी कि राहुल जी प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी बता दी। हाँ बात तो सही है भाई साहब, यार भाई साहब रोजगार तो आ ही नहीं रहा, ये क्या करें, ये तो बड़ी बात बता दी, इसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन भी बताएंगे, सॉल्यूशन भी चाइना से ही लेके बताएंगे, क्योंकि चाइना ने ग्रोथ की और अपन चाइना को मॉडल कर रहे हैं। तो चाइना ने कैसे किया भाई साहब? देखो 3 सेक्टर होते हैं जिसमें आदमी काम करता है और पैसे कमाता है। कौन से 3 सेक्टर हुए? एक हुआ आपका एग्रीकल्चर, किसानी, या हुआ मैन्युफैक्चरिंग, या हुआ सर्विस। तो 40 साल पहले देखा जाए तो इंडिया और चाइना बराबर थे। इन दोनों का मेजर जो पोर्शन था, मेजर जो इनकम थी वो कृषि से थी। भारत भी कृषि प्रधान देश है, चाइना भी कृषि प्रधान देश था। लेकिन चाइना ने कहा कृषि में यार भाई साहब लेनी देनी नहीं है, बहुत सारे लोग लग जाते हैं पर रिजल्ट नहीं आता, आउटपुट चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। वो सारे मूव हो गए मैन्युफैक्चरिंग पे, और पूरे वर्ल्ड को बोला कि यार हम बनाते हैं तुम्हारे लिए सस्ते से सस्ता। तो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन कम किया, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गए, वर्ल्ड की फैक्ट्री बनी, इस चक्कर में इतने लोगों को रोजगार भी मिल गया। अब इंडिया में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा काम ही नहीं हुआ। हमारे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले भी एग्रीकल्चर में थे, आज भी एग्रीकल्चर में हैं, वो भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आना ही नहीं चाहते। आना भी चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है। और इंडिया ने जो ग्रोथ का रास्ता चुना वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं चुना, इंडिया की ने ग्रोथ का रास्ता चुना सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होती है पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता। आप एग्जाम्पल से समझो, 1000 आदमी कृषि में अगर काम कर रहे हैं तो जाके मान लो 1000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। उसी 1000 करोड़ के टर्नओवर को अगर फैक्ट्री से अचीव किया जाए 300 लेबर मिलके कर देगी, पर वही 1000 करोड़ के टर्नओवर के लिए 100 आदमी लैपटॉप लेके बैठते हैं, वो भी 1000 करोड़ टच कर देते हैं। तो जीडीपी में तो तीनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है, लेकिन लेबर का ऑब्जर्वेशन कृषि में ज्यादा था, फैक्ट्री में थोड़ा कम था, सर्विस में तो था ही नहीं। तो हमारी कृषि में ज्यादा स्कोप बचा नहीं है, क्योंकि वहां तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, ट्रैक्टर डेवलप हो रहे हैं, दुनिया भर की टेक्निक आ रही है, तो वहां तो जरूरत वैसे भी कम पड़ रही है। वहां तो टेक्नोलॉजी आ गई, पहले 10 आदमी जहां लगते थे वहां 4 ही काम कर लेते हैं, तो 6 आदमी तो वहां बेरोजगार हो गए। मैन्युफैक्चरिंग उनको ले नहीं रही और सर्विस में जरूरत नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया पिछले 2 साल में इकोनॉमी डबल कर दी पर बहुत ज्यादा जॉब ही जनरेट नहीं कर पाए। हम यहां से 4 गुने भी हो जाएंगे पर हो सकता है बहुत ज्यादा जॉब जनरेट ना कर पाए। क्यों? क्योंकि सर्विस में इतनी जरूरत ही नहीं होती, आदमी लैपटॉप लेके बैठता है, 20 आदमी काम कर देता है। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान है 25%, इंडिया का है मात्र 14%। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन देखो सरकार ने सोचा तो है,
मेक इन इंडिया प्लान कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का प्लान कर रहे हैं। अभी मैंने आपने मेरी एप्पल वाली वीडियो देखी होगी कि एप्पल को दुनिया भर के रिलैक्सेशन दी है, एप्पल को इंडिया इन्वाइट किया, या मैन्युफैक्चरिंग चालू की, हम 1% से 7% पे पहुंचे, आगे हो सकता है 25-30% तक भी जाएं। तो ऐसे सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन भाई साहब हमको क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा पड़ेगा, और प्लस मैन्युफैक्चर नॉट फॉर इंडिया। आप सोचो मैंने इंडिया की मैं एक फैक्ट्री डाल दी और इंडिया वालों का भला कर दिया, नहीं भाई साहब, यू हैव टू मैन्युफैक्चर फॉर द वर्ल्ड। चाइना की कितनी ही बड़ी पॉपुलेशन हो, अगर वो खुद बनाएंगे तो ऐसा मान लो सर, मान लो 1 करोड़ फैक्ट्री या 50 लाख फैक्ट्री बनाई, पूरे चाइना का तो काम निकल जाएगा। पर 5 करोड़ फैक्ट्री हुई तब जाके पूरे वर्ल्ड की सप्लाई हुई। तो अगर इतने सारे लोगों को रोजगार देना है तो सिर्फ इंडिया के लिए बना के काम नहीं चलेगा, यू हैव टू मैन्युफैक्चर फॉर द वर्ल्ड। थर्ड, एक जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो चाइना ने कर लिया था, साउथ कोरिया ने कर लिया था, हम नहीं कर पा रहे हैं, बात है अर्बनाइजेशन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के होने से कुछ नहीं होगा, इनके काम करने से होगा। काम कहाँ है? काम आज की डेट में आसपास शहरों में बिखरा हुआ है। इंडिया की इकोनॉमी अर्बन इकोनॉमी है, शहर में काम है, गांव में ज्यादा काम है ही नहीं। लेकिन हमारे लोग ज्यादा गांव में रहते हैं, तो जो वर्कर है वो तो गांव बैठे हैं और काम वो शहर में है। गांव वाले कह रहे हैं मेरे को शहर में आना ही नहीं। क्यों? मनरेगा 100 दिन का रोजगार दे देता है, सरकार फ्री बिजली पानी दे देती है, 1-2 रुपए में गेहूं दे देती है, इलेक्शन आ जाता है तो वहां मेरा जुगाड़ वैसे हो जाता है, अपने क्या टेंशन है। तो चाइना में जब ग्रोथ हुई थी तो मास अर्बनाइजेशन हुआ था, पूरे भाई साहब गांव के गांव उठ के शहर आ गए थे और शहर बहुत तेजी से डेवलप हुए थे। आज की डेट में भी चाइना में 2035 तक कहते हैं कि चाइना की 50% ज्यादा पॉपुलेशन शहरों में ही रह रही होगी। और आज भी चाइना में रियल स्टेट का जीडीपी में 25% योगदान है। और अब आसपास देखोगे पिछले 10 साल में जैसे जैसे इंडिया बढ़ा है, बड़े शहरों का रियल स्टेट मार्केट कितनी तेजी से बढ़ा है। पर इंडिया में सिर्फ बड़े शहरों में हो रहा है, ये चीजें बन रही है, पर गांव के लोग आ ही नहीं रहे। तो या तो भाई साहब गांव में एक वाइब्रेंट एनवायरनमेंट करना पड़ेगा, गांव में फैक्ट्रियां लगाओ, गांव में स्टार्टअप करो, गांव में एसएमई लगाओ, नहीं तो गांव वालों को भैया यहां लेके आओ, नहीं तो पार तो नहीं पड़ेगी। अब हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। अगर एम्प्लॉयमेंट देना है तो मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो भाई साहब उनको अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा, और अर्बनाइजेशन होगा तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। साउथ कोरिया और चाइना ने पिछले 4 साल में खुद के अर्बन डेवलपमेंट को 4 गुना कर लिया। तभी जाके जब इतने सारे लोग गांव से शहर आए, उनको सबको एडजस्ट कर लिया, कोई टेंशन ही नहीं आई, न ट्रैफिक की, न किसी चीज की, सब व्यवस्था थी। इंडिया में ऐसी व्यवस्था नहीं अभी तक। इंडिया में बहुत बड़ी ब्रिलियंट काम हुआ है, उस काम जो हुआ है उसको भी सैल्यूट। हमारा एयर ट्रैफिक बढ़ गया, बहुत बढ़िया। हमारा जो रोड नेटवर्क था वो काफी बढ़ गया, बहुत बढ़िया। हमारे अगर यूपीआई की बात करें तो यूपीआई छा रहा है साहब। हमने आधार बहुत बढ़िया काम किया, हमारा जीएसटी वाला काम बहुत बढ़िया है, लॉजिस्टिक पे बढ़िया, हम हर काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी इनफ नहीं है। ये जितनी भी चारों चीजें बताई, ये अगले कुछ सालों नहीं, अगले कुछ सालों तक, कुछ दशकों तक, मतलब अगले 25 साल तक तुम इंफ्रा पे काम करते रहो, अगले 25 साल तक मैन्युफैक्चरिंग पे काम करते रहो, अगले 25 साल तक एम्प्लॉयमेंट देने पे काम करते रहो, तब जाके तुम वो पहुंचोगे जो तुम बनना चाहते हो, जिसकी आशंका दुनिया कर रही है। क्योंकि अगर ये जो दौर, जैसा ना चाइना का दौर था, आज निकल गया ना, आज जवान लोग गए, अब तो बूढ़े लोग ही बचे, अब तो पेंशन ज्यादा मांग रहे हैं। तो ये 25-30 साल बाद हमारे साथ भी होगा। आज तुम्हारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आज तुम्हारे पास है, 25 साल बाद कुछ नहीं है। 25 साल तुम भी बोलोगे कि नहीं भाई साहब वो वर्किंग एज पॉपुलेशन थोड़ी कम हो गई, मीडियन एज थोड़ी बढ़ गई, काम न करने वाले ज़्यादा हो गए, फिर भाई साहब दिक्कत आएगी। तो इन 25 सालों में इन चारों चीज़ों पे काम कर लोगे ना तो वर्ल्ड पावर बनोगे। और मैं चाहता हूँ कि बनना चाहिए, सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए, व्यापारी को इस दिशा में काम करना चाहिए। मैं व्यापारी की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वैसे व्यापारी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मदद करता है, व्यापारी जॉब क्रिएशन में मदद करता है। आज की डेट में 1 लाख युवा कह रहे हैं मुझे नौकरी दो, अगर वो खुद का व्यवसाय चालू कर दें तो 10 लाख नौकरी की प्रॉब्लम तो वो सॉल्व कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है भैया, मौका है लेकिन चौका मार लो अभी, क्योंकि मौका जितना छोटा शब्द होता है उतनी छोटी देर के लिए आता है, निकल भी जाएगा हाथ में। और अभी एक मौका आपके पास है चैनल को सब्सक्राइब करने का, अभी भी कर लो। क्या अगली वीडियो का वेट करते हो? अगला टॉपिक बताओ किस पे वीडियो बनानी है, जल्दी बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।